हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे जो रीट है और आरएस का जो बैच शुरू किया। रीट सेकंड लेवल के अंदर है, जो साइंस सब्जेक्ट है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। साइंस का जो टॉपिक था अपना पोषण शुरू किया हमने, और पोषण की 2 क्लासें जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज अपने तीसरी क्लास लगाते हुए पोषण जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर अपने पोषण के ऊपर जो एमसीक्यू है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर किसी विद्यार्थी ने पोषण की पहले वाली क्लासें अगर नहीं लगाई है तो पहले आप उन क्लासों को प्ले लिस्ट में जाकर लगाएं, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इनकी जो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जो एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाती है। आप इस नंबर पे अपना नाम, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, ये सब लिख के आप सेंड कर सकते हो और आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, उन लिंक के माध्यम से आप ऐड हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपने जो रहने वाला है वो है मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पहले अपने पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे, फिर आहार नाल के बारे में बात करेंगे। आहार नाल के बारे में बात करते हुए अपने पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और फिर अपने पाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज से अपने महत्वपूर्ण 4 टॉपिक रहने वाले हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं। तो आज की क्लास अच्छी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए क्लास के बारे में चलते हैं। बड़ी अपने बात कर रहे थे जंतु पोषण, इसमें हमने चर्चा की थी पोषण के बारे में। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। आज अपने पहले बात करेंगे मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर, फिर आहार नाल के ऊपर, फिर पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है और फिर पाचन की प्रक्रिया जो है इसको करते हुए आज अपने टॉपिक जो है पोषण उसको कंप्लीट करेंगे। जंतु पोषण जो टॉपिक है, तो चलते हैं पहले मनुष्य का जो पाचन तंत्र है इसके ऊपर। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन तंत्र अन्य जीवों के समान 2 भागों में बांटा गया है। अन्य जीवों के समान ही इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां। एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां, इन 2 भागों में बांटा गया है। आहार नाल, सबसे पहले बात करते हैं अपनी आहार नाल के बारे में। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 12 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 12 मीटर होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 12 मीटर होती है। मनुष्य या अन्य स्तनधारियों में मुख से लेके गुदा द्वार तक एक नली पाई जाती है। उस नली को ही हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कि मुख से लेके गुदा द्वार तक जो एक नली होती है, एक नलिका के रूप में पाई जाती है, उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में प्रमुख जो भाग है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग आता है मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा, 2 जबड़ों के बीच तालु, जीवा और दांत की रचनाओं के साथ भोजन का जो अंतर्ग्रहण किया जाता है वही भाग कौन सा होता है? उस भाग को कहा जाता है मुख या मुख गुहा। इसमें 3 भाग देखे हमने, तालु, जीवा और दांत। तालु, जीवा और दांत। तालु का काम होता है कठोर तालु और नरम तालु, 2 भाग है, कठोर तालु और नरम तालु। और जीवा के अंदर क्या होता है? स्वादांकुर, जो स्वाद कलिका के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? स्वाद कलिका के रूप में। दांत, इसमें 3 प्रकार के दांत है, विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती। विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती। जो विषम दंती है उसको मूल, और गर्त दंती ग्रीवा, और जो द्विबार दंती है वो क्या है? शिखर। ये नाम याद रखने आपने। फिर आ जाती है ग्रसनी। ग्रसनी की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ये मुख्य गुहा में आगे की ओर फनल के आकार में खुलती है। किस आकार में? फनल के आकार में खुलती है। जैसे ये मुख्य गुहा से ऐसे आती है, देखो इस तरीके से।
इस तरीके से आती है। तो ये फनल के आकार में इस तरीके से, इसको बोलते हैं फनल का आकार, फनल के आकार में खुलती है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका काम क्या होता है? काम होता है भोजन जो है वो गोलकों के रूप में ग्रास नली तक पहुंचाना। जो भोजन है उसको गोलक के रूप में बना लेता है। ये किसके रूप में? ऐसे गोल गोल इस तरीके से गोलकों के रूप में बना लेता है। और आगे आ जाती है ग्रास नली। क्या आ जाती है? ग्रास नली। उस ग्रास नली में भेजने का काम करता है कौन? जो ग्रसनी है। कौन करता है? ग्रसनी जो है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना ग्रास नली जो है वो 25 सेमी होती है। कितनी होती है? 25 सेमी। ये ग्रसनी और जो अमाशय है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये आ रही है देखो इस तरीके से, ये मुख्य गुहा से इस तरीके से ये ग्रसनी होगी। ये क्या आ गई? ग्रसनी। ये भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी। और इसके बाद में ये भाग जो है यहां, ये अमाशय आ गया अपना। ये क्या आ गया? अमाशय। ये अमाशय आ गया। इस अमाशय को जोड़ने का काम जो है यहां, ये ग्रास नली द्वारा होता है। ये क्या है? ग्रास नली है। ये क्या होगी? ग्रास नली। और ये अमाशय आ जाता है अपना यहां। ये क्या आ गया? अमाशय। ठीक है, क्या आ गया? अमाशय। इस अमाशय और ग्रास नली को जो जोड़ने का काम है ग्रसनी को, वो किसके द्वारा होता है? ग्रास नली द्वारा होता है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 25 सेमी है। ठीक है, इसकी दीवारों में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां हैं? श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा का स्रावन करती है, जिससे दीवारें क्या हो जाती है? नरम और लसदार हो जाती है। नरम और क्या हो जाती है? लसदार हो जाती है। नरम और लसदार का मतलब है कि जैसे ही भोजन जाता है इसे अंदर की ओर, तो इसे आहार नली का जो अंदर का आस्तर होता है, अंदर का जो भाग होता है वो होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। जैसे ही अपने कठोर कोई भोजन के रूप में ले लिया, कठोर भोजन है, तो जैसे ही वो जाएगा तो उसको आघात कुछ न कुछ होगा, ऐसे निकलेगा, पास से स्पर्श करेगा उसको, तो उसके कुछ न कुछ आघात हो जाएगा। तो उस आघात को सही करने के लिए जो जलन वगैरह होती है वो किसके द्वारा होती है? श्लेष्मा द्वारा होती है। श्लेष्मा की उपस्थिति में भोजन क्या होता है? आसानी से अमाशय तक सरक कर पहुंच जाता है, यानी कि वो रुकता नहीं है। अगर मान लो कहीं रुक रहा है, इसका मतलब यह है कि श्लेष्मा जो है वो उसमें कम बन रहा है श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, हाँ जी। फिर आ जाता है अपना अमाशय। कौन आ गया? ये अमाशय आ गया। एक क्या आ गया? अमाशय। ये जो अमाशय है ये एक बहुत बड़ा कटोरा है। अब ऊपर से तो आप स्वाद ले ले खावा, कह जी आ चाय है आ अलग पी लिया, ओ केड़ो है वो अलग खा लिया, आलू वाली सब्जी अलग खा लिया, रोटी अलग खावा, चावल अलग खावा, मतलब मैंने अलग अलग खावा, स्वाद ले लेके और सारे के सारे पदार्थ जो है वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इसमें जो इकट्ठा हुआ पदार्थ है वो, उसको अगर आपने देख ले तो आप कुछ ना खाओ, आप कुछ नहीं खाते। कैसे कि वो एक बहुत बड़ा कटोरा मान लो जैसे ये है, और एक जैसे मान लो घर पे कटोरा होता है, उस बड़ा कटोरा ले लिया, उस कटोरे में पानी उसमें डाल दो, दूध भी उसमें डाल दो, कुछ भोजन के पदार्थ है वो भी उसमें डाल दो, सारे वो मिक्स हो जाए तो वो कैसा बन जाएगा? एक घोल देखो, है ना। तो वो जो घोल बन जाता है उसको कहा जाता है इमल्सीकृत। क्या कहा जाता है? इमल्सीकृत। अब वो जो घोल होता है वो होता है जैसे साबुन का जो कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी सा होता है वो निकलता है ना, उस तरीके का घोल बन जाता है एक वो। ठीक है, हाँ जी। तो अमाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। कौन सा? सबसे चौड़ा भाग है। ये सबसे चौड़ा भाग है और थैलीनुमा संरचना है। कि थैलीनुमा संरचना है। इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी? जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है। कौन है? जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। और जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक, जो प्रोटीन का पाचन करने का जो पाचक एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं? एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है और एक म्यूसिन एंजाइम होता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। और जीवाणुओं का विनाश करने के लिए एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो अपने ऊपर से आया। जैसे जठर है, इसकी जो जठर रस है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा क्षारीय माध्यम तैयार हो जाता है। अब उसका पाचन सही तरीके से होगा नहीं, तो क्या करेगा? यहां अपने अमाशय के द्वारा जो जीवाणु वगैरह है उनका विनाश करने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? उस माध्यम को अम्लीय बनाना। क्या काम है? उससे
जो पाचन का काम है उसको अम्लीय बनाना, और अम्लीय बनाकर उसमें क्या कर दिया जाता है, जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, HCl का होता है। फिर आ जाती है अपनी छोटी आंत। कौन आ जाती है आगे, छोटी आंत आ जाती है इस तरीके से। जैसे ये अमाशय था, इस अमाशय से जो छोटी आंत है वो इस तरीके से निकलती है, यूं देखो इस तरीके से, ये छोटी आंत है ना। ये बहुत सारे भागों में फैली होती है इसे। इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। कितनी लंबाई है, 6.5 मीटर है। इसमें अमाशय में आंशिक रूप से पचित भोजन, यानी कि भोजन का जो पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो भोजन का पाचन कहां से शुरू हुआ है, अमाशय से। अमाशय में आंशिक रूप से पचित हुआ है भोजन, पूर्ण रूप से पचन नहीं हुआ है। और आंशिक रूप से पचित भोजन एक संकरी नली में आता है जिसे छोटी आंत कहा जाता है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है। इसके अंदर एक भाग होता है ग्रहणी। कौन सा भाग होता है, ग्रहणी भाग होता है इसके अंदर। जो ये आगे वाला भाग होता है इस भाग को कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहा जाता है, ग्रहणी भाग कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रहणी जो ये यू आकार की होती है, कैसी होती है, यू आकार की होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 20 सेमी। कितनी होती है, 20 सेमी लंबी होती है। इसमें पित्त वाहिनी क्या क्या है, एक तो पित्त वाहिनी और एक अग्नाशयी नलिका, एक अग्नाशयी नलिका संयुक्त रूप से खुलती है। दो नलिकाएं हैं, दोनों एक साथ खुल जाती है। फिर आता है इलियम। इलियम इसका अंतिम भाग आ गया। ये अंतिम भाग जो है वो क्या है, इलियम। ये कौन सा आ गया, इलियम आ गया। ये छोटी आंत का पिछला भाग होता है। कौन सा भाग है, पिछला भाग होता है। और इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 5.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 5.5 मीटर होती है। विलाई और जो सूक्ष्माकुर है, या अपने इनको बोल सकते हैं दीर्घरोम। क्या बोल सकते हैं, दीर्घरोम बोल सकते हैं, या प्रवर्ध कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं, प्रवर्ध। जो छोटी आंत है उसका जो पीछे का हिस्सा है, उस पीछे के हिस्से में छोटे छोटे इस तरह से अंगुली नुमा जो है दीर्घरोम पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कह देते हैं, या उनको सूक्ष्मांकुर कह देते हैं। इसमें उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई या सूक्ष्मांकुर जो है वो कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो अवशोषण का काम है वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अवशोषण का काम जो होता है वो प्रवर्ध के द्वारा किया जाएगा। तो पचित भोजन का अवशोषण जो है वो इसी के द्वारा होता है। पचित भोजन का अवशोषण जो है वो किनके द्वारा होता है, विलाई या सूक्ष्मांकुर, या आप दीर्घरोम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, दीर्घरोम भी कह सकते हो। याद रखें, ये अलग अलग नाम एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। तो तीनों नाम याद रखने आपने, विलाई, सूक्ष्मांकुर और दीर्घरोम। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने बड़ी आंत पर। कहां आ गए, बड़ी आंत। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर है। इसमें जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका पाचन हो गया और पाचन होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ बच गए जो इनका पाचन नहीं हुआ, उनका काम क्या होता है, बड़ी आंत क्या करती है, वो शरीर से बाहर करने का काम करती है। क्या करती है, बाहर करने का। और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहिष्करण। क्या कहा जाता है, बहिष्करण कहा जाता है। या फिर अपने आपको नाम बताया था एक उत्सर्जन। क्या कहते हैं इसको, उत्सर्जने कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन करना। ठीक है, हाँ जी। इसमें एक सिक्कम होता है, एक कोलन होता है, एक मलाशय होता है, एक मल द्वार होता है। ये 4 भाग होते हैं इसके। बड़ी आंत के कितने भाग है, 4 भाग। सिक्कम, कोलन, मलाशय, मल द्वार। क्वेश्चन आ जाए बड़ी आंत के भाग कौन कौन से हैं, तो याद रखने बड़ी आंत के भाग कौन कौन से हैं, सिक्कम, कोलन, मलाशय और मल द्वार। जो सिक्कम है इसका काम होता है सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सिक्कम के द्वारा होता है। और जो कोलन है इसका बाह्य आवरण होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, बाह्य जो आवरण है वो कोलन है। और मलाशय में अपचित भोज्य पदार्थों का जो संग्रहण है वो किया जाता है। मलाशय के अंदर जो अपचित भोजन है वो इकट्ठा किया जाता है। और जो मल द्वार होता है इसके द्वारा उस भोज्य पदार्थ का निष्कासन जो है वो कर दिया जाता है, यानी कि उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, हाँ जी। तो ये था अपनी आहार नाल। और अब बात करते हैं अपनी पाचक ग्रंथियां। किसकी बात करते हैं, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित उन ग्रंथियों को जो भोजन के पाचन में सहायता करती है क्या कहलाती है, वो पाचन ग्रंथियां कहलाती है। मनुष्य में 2 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। कितने प्रकार की है,
दो प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पहली है आंतरिक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? आंतरिक ग्रंथियां, याद रखना है, आंतरिक ग्रंथियां। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल के दीवार में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दीवार में। आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है, याद रखना है। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ आहार नाल की गुहा में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? आहार नाल की गुहा में पहुंचता है। और आंतरिक पाचक ग्रंथियां निम्न है। कौन कौन सी है? देखो, आंतरिक पाचक ग्रंथियां जो है वो है श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि और आंत की बुर्नर्स ग्रंथि, या फिर लिबरकुन ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। क्या कौन सी ग्रंथि? लिबरकुने ग्रंथि। जो श्लेष्मा ग्रंथि है ये ग्रास नली की दीवार में है। कहां पाई जाती है? ग्रास नली की दीवार में पाई जाती है। और जो जठर ग्रंथि है ये अमाशय की दीवार में है। कहां है? अमाशय की दीवार में। और जो आंत की बुर्नर्स या जो लिबरकुन ग्रंथि है यह आंत की दीवार में है, आंत की दीवार में पाई जाती है। ओके, हाँ जी। फिर है बाह्य ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां आ गई? बाह्य ग्रंथियां। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल के बाहर पाई जाती है, आहार नाल के बाहर पाई जाती है और पाचन प्रक्रिया में भाग लेती है, वो कौन सी है? पाचक ग्रंथियां बाहर, बाह्य पाचक ग्रंथियां। इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो भी आहार नाल की गुहा में पहुंचता है। उसका भी, आंतरिक का भी गुहा में पहुंचता है और इसका भी गुहा में पहुंचता है। इनमें कौन कौन सी आ जाती है? देखो, एक तो आती है इसमें लार ग्रंथि। कौन सी आ जाती है? लार ग्रंथि आती है। लार ग्रंथियों से स्रावित जो लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एक तो टाइलिन है, एक लाइसोजाइम एंजाइम है। एक कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम है। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? लार के अंदर। किसमें? लार। लार ग्रंथि है वो लार छोड़ती है और लार के अंदर क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के एंजाइम है, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है। टाइलिन जो एंजाइम है, आगे बात करते हैं। टाइलिन जो है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम जो होता है, इसी एंजाइम के कारण अपने अगर कहीं चोट लग जाती है तो बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि अभी यहाँ थूक लगा ले, के सही हो जी गए, क्या लगा ले? थूक लगा ले के सही हो जी, है ना। तो वो थूक लगाने का क्यों कहते हैं? वो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने से ज्यादा ज्ञानी थे, पता है आपको। अपने उनकी बातें नहीं मानी, अगर उनकी बातें माने, उनकी बातों से तर्क निकालें, ये बात क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि उस लार के अंदर क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम है। क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्या करने का? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो याद रखना है आज के बाद। तो मनुष्य में तीन प्रकार की जो लार ग्रंथियां वो पाई जाती है। तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। एक तो पेराटिड ग्रंथियां, एक सबलिंगुअल ग्रंथियां और एक सब मैक्सिलरी ग्रंथियां जो है, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ये किसके भाग है? ये लार ग्रंथियों के भाग है। याद रखना है, लार ग्रंथि के तीन भाग है ये, इसके अंदर तीन ग्रंथियां हैं। ओके, हाँ जी। तो पहले बात करते हैं, उसके बाद है लीवर ग्रंथि। देखो, हमने बात की लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कौन सी है? बाह्य ग्रंथियां है। बाह्य ग्रंथियों में लार ग्रंथि की बात की हमने, और लार ग्रंथि के अंदर जो लार होती है उस लार में दो प्रकार के एंजाइम है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम है स्टार्च को माल्टोज में बदलना, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, और लाइसोजाइम का काम है जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करना। और जो लार ग्रंथि है इसके तीन भाग हैं। कौन कौन से? एक तो पेराटिड ग्रंथियां, एक सबलिंगुअल ग्रंथियां और एक सब मैक्सिलरी ग्रंथियां जो है, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं। ये लार ग्रंथि के अंदर पाई जाती है ना। उसके बाद 2 नंबर बात करते हैं यकृत। किसकी? यकृत ग्रंथि जो है, ये यकृत ग्रंथि या इसको लीवर ग्रंथि भी कहते हैं अपने। कौन सी ग्रंथि? लीवर ग्रंथि। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, याद रखना है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, याद रखना है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है लीवर ग्रंथि। इसके अंदर एक पित्रस है। कौन सा? पित्रस। यकृत जो होता है वो पित्रस का स्रावण करता है। किसका? पित्रस का स्रावण करता है, जो पित्ताशय के अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता है। पित्ताशय के अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता रहता है। ओके, हाँ जी। इसके काम क्या है? काम ये है, एक नंबर तो काम है ये कि अमाशय से जो छोटी आंत में आने वाले भोजन जो अम्लीय होता है, आपको अभी बताया कि जो छोटी आंत के भोजन आएगा अमाशय में, अमाशय के अंदर क्या है? एक HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl। और वो HCl क्या करता है? उससे माध्यम को अम्लीय बनाने का काम करता है ताकि पाचन जो है वो सुगमता से हो सके। तो इस अम्लीय अगर ज्यादा हो जाता है तो यहां से जो ये पित्रस है, ये पित्रस से उसको क्या करता है कि अम्लीय है, उस पित्रस द्वारा क्षारीय बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? क्षारीय बना दिया जाता है।
दूसरा इसका काम होता है वसा का पाचन करना। किसका पाचन करना? वसा का। और तीसरा काम है जो हानिकारक कीटाणु वगैरह हैं उनको नष्ट करना। हानिकारक जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करना किसका काम है? लीवर ग्रंथि का या यकृत ग्रंथि का काम में होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी बात आ जाती है। तीसरी जो ग्रंथि अपनी जो बाह्य तीसरी ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, या इसको पैनक्रियास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियास भी बोलते हैं। एक बार पैनक्रियास नाम से भी पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखना है पैनक्रियास भी बोलते हैं। पैनक्रियास किसको कहा गया है? अग्नाशय को। किसको? अग्नाशय को। अग्नाशय ये एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। किस रंग की? गुलाबी रंग की। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली तो यकृत है और दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। दूसरी कौन सी है? अग्नाशय है, याद रखना है। इसमें अग्नाशयी रस का स्रावण जो होता है, क्या होता है? अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। इसके अंदर एक ट्रिप्सिन एंजाइम है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। और लाइपेज एंजाइम है वो इमलसीकृत जो वसा होती है उसका पाचन करता है। दो प्रकार के एंजाइम है इसके अंदर। जो अग्नाशयी रस है, इस अग्नाशयी रस के अंदर दो प्रकार के जो एंजाइम है। कौन कौन से? एक ट्रिप्सिन एंजाइम है और एक जो लाइपेज एंजाइम है। कौन सा? लाइपेज एंजाइम है। एक लाइपेज है और एक ट्रिप्सिन एंजाइम है। दो एंजाइम है। जो ट्रिप्सिन है ये तो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। और लाइपेज जो है ये इमल्सीकृत जो वसा होती है उसका पाचन करता है। ओके, हाँ जी। अब देखो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से होती है। मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया है, हमने अभी क्या बात की है? जो मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र के बारे में बात की। और उसके बाद हमने आहार नाल के बारे में चर्चा की। आहार नाल के बाद हमने इसके अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके ऊपर चर्चा की। पाचक ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार की पढ़ी हमने। कौन कौन सी? बाह्य और आंतरिक पाचक ग्रंथियां हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब बात करते हैं जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ और एंजाइम की सहायता से भोजन में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। किस पदार्थों में? सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। और तोड़कर जो आहार नाल है उस कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसमें ये सारे भाग लेते हैं। देखो पाचन में कौन कौन से? देखो, एक तो अंतर्ग्रहण की अगर बात करें तो अंतर्ग्रहण किनके द्वारा होता है? मुख या मुख गुहा द्वारा होता है। इसमें अंग कौन कौन से आ जाते हैं? मुख और मुख गुहा। पाचन कहाँ होता है? आहार नाल के अंदर ये जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके द्वारा होता है। और फिर ये अवशोषण का काम जो है ये छोटी आंत है जिनमें संवहन द्रव होते हैं दो प्रकार के, एक रुधिर और एक लसिका जो है, ये दो क्या है? द्रव है। इन द्रवों द्वारा होता है। स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण में जो विभिन्न प्रकार की कोशिका है जैसे जीव द्रव्य के प्रोटीन, वसा और लिपिड जो है ये आ जाते हैं। और बहिष्करण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत द्वारा होता है। हमने ये बात पढ़ी पीछे। देखो अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंग की बात करते हैं। अंग इसमें कौन सा? मुख ले लेते हैं। इसमें कोई ग्रंथि नहीं है अपने पास। और रस की बात करें कोई नहीं है। एंजाइम देखो, पाचक की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है। और इसमें जो दांत की सहायता से, दांत है ये, दांत की सहायता से भोजन को भली भांति चबाने का जो काम है वो मुख द्वारा होता है। फिर आ जाती है जीवा। क्या आ जाती है? जीवा। जीवा में उपस्थित एक लार ग्रंथि है। जीवा में कौन सी है? लार ग्रंथि। यानी कि जीवा जो है वो लार छोड़ती है। उस जीवा के ऊपर जो लार है वो किसके द्वारा छोड़ी जाती है? लार ग्रंथि द्वारा। और उसमें जो एंजाइम होता है वो मंड का आंशिक पाचन करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। और इस तरह चबाया गया भोजन जो है वो ग्रेशिका द्वारा होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। किसके द्वारा? अमाशय में पहुंचता है। यानी कि जीवा क्या करती है? उसके अंदर एंजाइम जो होता है, लार जो होती है, उस भोजन में लार को अच्छी तरह से मिलाकर उसकी लुगदी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? लुगदी बना दी जाती है। और उस लुगदी को उसे ग्रसनी की ओर भेज दिया जाता है। ग्रसनी की ओर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। उसकी लुगदी क्यों बनाई जाती है? उसकी लुगदी इसलिए बनाई जाती है कि जो आहार नाल है अपनी, उस आहार नाल का जो अंदर का आस्तर है वो बिल्कुल क्या है? मुलायम और कोमल है।
उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात से बचने के लिए उसकी क्या बना दी जाती है, लुगदी बना दी जाती है। और लुगदी बनाने में भूमिका कौन निभाता है, जो लार है, लार इसके अंदर क्या करती है, उसमें लुगदी बनाने का काम करती है। फिर ग्रशनी, ग्रशनी के अंदर भोजन का जो गोलक है, यानी भोजन जो है मुख से आया, देखो लुगदी बन के तैयार होके आया, उसको छोटे छोटे गोलियों के रूप में बना दिया जाता है। किसके रूप में, गोलियों के रूप में बना दिया जाता है। फिर पहुंचता है ग्रास नली में। ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथि है, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जो भोजन को क्या करता है, नम और लसदार बनाने का काम करता है। आगे अगर उसमें किसी तरह का कठोर पदार्थ रह गया है या भोजन के अंदर कठोरपन रह गया है, उस कठोरपन को फिर पुनः नम बनाने का काम जो है वो श्लेष्मा के द्वारा होता है। फिर आ जाता है अमाशय। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पढ़ी हमने, जठर ग्रंथि, जो जठर रस का स्रावण करती है। और इसके अंदर जो एंजाइम है वो कौन सा है, HCl एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जीवाणुओं का विनाश करना, यानी कि जीवाणुओं का विनाश करना। इसके अलावा जो HCl है ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसे, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट से बात करते हैं पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। ये 3 प्रकार के क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। यकृत, यकृत के अंदर पित्तरस छोड़ता है। देखो कौन सा एंजाइम है, पित्तरस, जो अमाशय से छोटी आंत में आने वाले भोजन को अम्लीय है, जिसे पित्तरस द्वारा क्या बना दिया जाता है, क्षारीय बना दिया जाता है। और इसमें जो पाचन होता है वो किसका होता है, वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन एंजाइम द्वारा होता है, और जो पित्तरस है उसके द्वारा किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। फिर अग्नाशय में आ जाता है, यहाँ अग्नाशिक रस होता है, और अग्नाशी रस में 2 प्रकार का, एक ट्रिप्सिन देखा, एक लाइपेज देखा हमने। ट्रिप्सिन है वो तो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, जो बची हुई प्रोटीन है उसका पाचन कर लेता है। और लाइपेज है ये इमल्सीकृत जो वसा होती है उसका पाचन कर लेता है। इमल्सीकृत वसा का मतलब है जो उसके अंदर वसा घुली होती है, पूरे घोल के अंदर उस घोल में से जो वसा होती है उसको अलग कर लिया जाता है। ओके, हाँ जी। फिर आ जाती है छोटी आंत, जिसे अपने क्षुद्रांतर के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की आंत है, इसमें अंतररस निकलता है। इसका पहला भाग जो है वो क्या है, ग्रहणी भाग है। कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग है। और छोटी आंत का अगला भाग होता है, ये पहला भाग होता है या अगला भाग कह सकते हैं, जो कि अग्नाशय रस द्वारा, अग्नाशय रस छोड़ता है। देखो अग्नाशय द्वारा कौन सा रस छोड़ता है, अग्नाशय रस छोड़ता है। और तथा यकृत से जो पित्त रस आता है उस द्वारा भोजन के ऊपर क्या करता है, तिरव अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है, तिरव अभिक्रियाएं होती है। तिरव अभिक्रियाओं द्वारा उसका पाचन जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। और छोटी आंत की जो भित्ति होती है, भित्ति में ग्रंथि होती है जो अंतररस का स्त्रावण करती है, याद रखना है। कौन सा, अंतररस का स्त्रावण करती है। उसके बाद इसका आगे वाला भाग आ जाता है एंजाइम। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम इसमें जो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, इनका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से यहाँ पाचन कर लिया जाता है। किनका, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है, याद रखना है। इसमें उपस्थित जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन है, प्रोटीन को तो किस में तोड़ दिया जाता है, एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में। और वसा का वसा अम्ल और गिल्सरोल में तोड़ दिया जाता है। वसा को तो वसा अम्ल और गिल्सरोल में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में। और प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जाता है, अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। किनके द्वारा तोड़ा जाता है, एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। ओके, फिर आता है इसका इलियम भाग, जो इसका पीछे वाला भाग है, आंत का जो पीछे का भाग है। ये पचित जो भोजन होता है उस पचित भोजन का अवशोषण करने का जो काम होता है वो इलियम द्वारा होता है। इसके अंदर कौन सा पचित भोजन है जो होता है, इसका अवशोषण कौन करता है, आपको अभी बताया, दीर्घरोम जो होते हैं। कौन है, दीर्घरोम जो होते हैं, वो दीर्घरोम क्या करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण जो है वो कर लेते हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत में इसके अंदर एक अमाशय है, मलाशय, ये जल का अवशोषण करता है। एक तो किसका, जल का। और जो अपचित भोज्य पदार्थ है उसको बाहर निकालने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। अब देखो इसको डायग्राम के माध्यम से देखो, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रंथियों की बात करें तो देखो ये मुख और मुख गुहा की बात हो रही है। यहाँ पर इसमें तालु है,
कठोर तालु और नरम तालु, दो तालु होते हैं, एक तो कठोर तालु और एक है नरम तालु। दांत, दांत के रूप में हमने विषम दंती, गर्त दंती और दीवार दंती पढ़े हमने। और जीवा, जीवा में एक स्वाद कलिका होती है जिसे स्वादांकुर कहते हैं। और जो लार ग्रंथि है इसमें दो प्रकार की पढ़ी हमने, एक तो सब लिंगवल और एक है सब मैक्सिलरी जो ग्रंथि है वो पढ़ी हमने। और जो यकृत है, ये जो लीवर है, इसके अंदर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक याद रखना है पहले पॉइंट, क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इसमें स्त्रावण किसका होता है? पित्तरस का। किसका स्त्रावण करता है? ये पित्तरस का स्त्रावण करता है। और ये जो नली आ जाती है, ये देखो ये श्वास नली है। अब ये देखो, आपने कई बार देखा होगा भोजन गावा रोटी खानता बाद अड़सुन सी जावा और वो नाक में कराजे बाहर लीटर, है ना, नाक में जो है वो क्यों आ जाता है? ये इसलिए आ जाता है। यहां देखो ये आहार नाल आ रही है, यहां से भोजन आ रहे हैं, ये इधर श्वास नली है, देखो ये इधर से क्या आई? श्वास नली, ये इधर से श्वास नली आ जाती है। ये श्वास नली यहां दोनों मिलती है, यहां एक ढक्कन लगा होता है। क्या लगा होता है? ढक्कन लगा होता है। कई बार भोजन जो है वो इस तरीके से खाते हैं अपने, या फिर अंदर से क्या होता है कि भोजन इस तरीके से ज्यादा खा लिया जाता है और उसका वापसी किया जाता है। क्या किया जाता है? वापसी किया जाता है। तो वापसी किया जाता है तो ये ढक्कन क्या होता है? खुल जाता है। और जैसे ये ढक्कन खुलेगा तो वो नाक की तरफ चला जाता है। किस ओर चला जाता है? नाक की तरफ चला जाता है। फिर आ जाता है अपना ये पित्ताशय है, देखो ये वाला बाहर जो बनाई हुई है, ये तो है देखो यकृत ग्रंथि, ये वाली तो कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इसके अंदर ये भाग है एक छोटा सा, देखो दिख रहा है, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है? पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय है। और पित्ताशय किस रस का स्त्रावण करता है? पित्तरस का। क्या छोड़ता है? पित्तरस छोड़ता है। पित्तरस का काम क्या होता है? जो भोजन के अंदर कीटाणु वगैरह होंगे, भोजन के अंदर कीटाणु होंगे, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम जो है वो पित्तरस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये आ जाती है देखो ग्रहणी, ये कौन सा भाग आ गया? ग्रहणी भाग आ गया, जो 20 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। ये जो पित्ताशय के अंदर, यहां से देखो पित्ताशय से एक नली सी आ रही है, इस नली को कहा जाता है पित्त वाहिनी। क्या कहा जाता है? पित्त वाहिनी कहा जाता है। और ये देखो इधर एक वाहिनी और जा रही है, देखो इसको कहा जाता है अग्नाशय नलिका। क्या कहा जाता है? अग्नाशय नलिका। और ये आगे जो है ये क्या आ जाता है? अग्नाशय। ये इस तरीके से क्या है? अग्नाशय है। ये क्या आ गया? अग्नाशय आ गया। अग्नाशय को जोड़ने वाली जो नलिका है वो तो क्या कहलाएगी? अग्नाशय नलिका। और इसको क्या कहेंगे? अग्नाशय। क्या कहेंगे? अग्नाशय। या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपको? पेरिंकायस। क्या बताया था? पेरिंकायस। जो गुलाबी रंग की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, गुलाबी रंग की है और दूसरी सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। और इसका स्रावण जो है वो क्या करता है? अग्नाशय। अग्नाशय रस का। किसका स्रावण करता है? अग्नाशय रस का। ये इधर जो दिख रहा है ये क्या आ गया? अमाशय। ये क्या है? अमाशय है। अमाशय जो है ये जठर ग्रंथि होती है, इसमें क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है। और जठर ग्रंथि, और ये जो भाग है देखो मैंने बताया ये मुख से आ रही है, ये तो ग्रसनी होगी 12 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो भाग है, ये वाला भाग जो है वो क्या है? ग्रास नली है। और इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? श्लेष्मा ग्रंथि होती है। जो श्लेष्मा होता है, ये जो इसकी दीवार होती है, इसको नम और लसदार बनाने का काम करता है। क्या? नम और लसदार बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है? श्लेष्मा द्वारा होता है। जो आंतरिक ग्रंथियां हमने देखी कौन कौन सी थी? श्लेष्मा ग्रंथियां, जठर ग्रंथि और बुनर्स या लीवर कुन ग्रंथि हमने पढ़ी। देखो जो ये आंत की दीवारों में उपस्थित होती है। और जो लार ग्रंथियां हमने देखी, देखो ये लार आ रही है, देखो ये एक लार के रूप में दिखाया गया है यहाँ, है ना, ये लार ग्रंथि है। इसके अंदर पेराटिड, लार ग्रंथि के अंदर पेराटिड है, सब लिंगवल है और सब मैक्सिलरी, ये दो प्रकार की है। लार ग्रंथियों से जो स्त्रावित हार्मोन है, एंजाइम है, वो कौन से होते हैं? एक तो टाइलिन और एक है लाइसोजाइम। टाइलिन तो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। और लाइसोजाइम जो होता है, जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से इसके बाद में ये भाग जो है, यहां देखो ये भाग जो आ रहे हैं, ये वाला भाग, ये भाग, ये देखो ये जो भाग है ये क्या आ गया? ये छोटी आंत होगी। क्या होगी? छोटी आंतें होगी अपने पास। और ये जो है ये इधर कोलन है। ये क्या बने होते हैं? इसके कोलन बने होते हैं इस तरीके से। क्या बने होते हैं? कोलन, जो बड़ी आंत के होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी आंत के। और ये जो है ये क्या हो गया? सीकर हो गया अपना। ये क्या आ गया? सीकर आ गया। और ये जो भाग है ये कौन सा आ गया? ये जो वाला भाग जो है ये अपेंडिक्स का होता है। कौन सा आ गई? अपेंडिक्स आ गई, है ना। अगर ये ज्यादा लंबी हो जाती है तो कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया मेरे, तो अपेंडिक्स का दर्द है ना। ये अगर लंबी हो जाती है तो होता है। इसका काम क्या था? जो सेल्यूलोज था
उस सेल्यूलोज का पाचन जो करने का काम है वो इसी का होता है। यानी कि जो घास फूस खाते हैं जीव, घास फूस जो है वो खाते हैं, उसके अंदर है। जब इस मनुष्य का निर्माण किया गया तो ये देखा गया कि इसने घास फूस से खाना है, और हम क्या करते हैं, जो पौधे हैं उन्हीं को ही खाते हैं। हम क्या है, पौधे हैं उन्हीं को खाते हैं। लेकिन बाद में मनुष्य ने खुद ने स्वाद के लिए क्या कर दिया, ये सर्वाहारी बन गया। लेकिन ये वास्तव में क्या था, मानव जो भगवान ने तो इसको किस रूप में बनाया था, शाकाहारी के रूप में बनाया था कि ये पेड़ पौधों को खाएगा। किसको खाएगा, पेड़ पौधों को। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वाद के लिए क्या कर लिया, मांस को खाना भी शुरू कर लिया। किसको शुरू कर लिया, मांस को खाना भी शुरू कर लिया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये इलियम भाग आ जाता है इसका। कौन सा, इलियम, जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। ये जो बड़ी आंत है, देखो इसको भी बड़ी आंत कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, अपने बड़ी आंतें कहेंगे। इस बड़ी आंत में ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के भाग हो गए अपने पास। ये जो बाह्य ग्रंथियां वो कौन सी थी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये बाह्य ग्रंथियां हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ जो एक मलाशय बना होता है, देखो इस तरीके से, ये क्या बना होता है, मलाशय। इस मलाशय के अंदर जो अपचित पदार्थ होते हैं, उस अपचित पदार्थ जो है यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ये मल द्वार होता है, इस मल द्वार के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, जिन्हें गुद्दा द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुद्दा द्वार। तो हमने जो अभी देखा मनुष्य के अंदर जो पाचन है, उस पाचन तंत्र के बारे में, तो ये पूरा पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र में कौन सा भाग क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। आप इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करके एक एक चीज को आप क्लियर कर सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक बात और देखें, जो पाचन प्रक्रिया है वो क्या होती है। देखो पाचन जो प्रक्रिया है, ये देखो ये आहार नाल आ रही है, ये यहाँ यकृत है जो पित्त रस का स्रावन करता है। अमाशय से आने वाले भोजन जो है उसको अम्लीय बनाना, और पित्त रस द्वारा इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, क्षारीय कर दिया जाता है। इसमें पाचन किसका होता है, वसा का पाचन होता है। ये इधर क्या आ गया, अमाशय, ये क्या आ गया, अमाशय आ गया। इसमें जठर रस होता है। जठर रस के साथ साथ में इसमें पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन, दो एंजाइम होते हैं, तीन। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका, प्रोटीन का पाचन। और जो HCl है, ये इसका काम क्या है, HCl का काम है कि जीवाणुओं का विनाश करना, और जो ये माध्यम है इससे भोजन का पचने का, उस माध्यम को अम्लीय बनाने का काम करता है। क्या, अम्लीय बनाने का काम करता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है, उस पेप्सिन एंजाइम की जो क्रिया होती है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन एंजाइम में जो प्रोटीन का जो पाचन करता है, उससे प्रोटीन के पाचन में ये सहायता करने का काम करता है, यानी कि सहायता करता है एक तरीके से। ये अग्नाशय आ गया, देखो इस अग्नाशय का काम क्या था, ये अग्नाशय रस छोड़ता है। और इसमें दो प्रकार के एंजाइम थे, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन जो है वो यही हो जाता है। फिर आ जाती है आगे ग्रहणी। कौन सी आ गई, ये देखो ये ग्रहणी भाग आ गया। ये कौन सा भाग आ गया, ग्रहणी, यानी कि ये छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। इसके अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन जो है वो यही हो जाता है। इसमें जो प्रोटीन होती है उसको अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है, वसा को वसा अम्ल और गिल्स रोल में तोड़ दिया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। फिर उसके अंतिम भाग में आ जाता है, और अंतिम भाग से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से गुद्दा द्वार तक पहुंचा दिया जाता है। इसको पहले मलाशय के अंदर इकट्ठा होगा, फिर गुद्दा द्वार द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, यानी त्याग कर दिया जाता है। जो अपचित भोजन होता है उसका, किसका, अपचित भोजन का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है, जिसे अपने मल द्वार द्वारा क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ओके, हाँ जी। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने जो पोषण था उस पोषण को कंप्लीट किया। पोषण के क्या क्या टॉपिक किए, देखो हमने पोषण के क्या क्या टॉपिक किए हैं, देखो ध्यान से। हमने पोषण के बात की है, देखो मनुष्य में पाचन तंत्र की बात की है, और उसके बाद आहार नाल की बात की, फिर पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी थी उनकी बात की, फिर पाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के विस्तार से जाना हमने कि प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से हुई। हमने इन सबको एक डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी इनको अच्छे से तैयार किया है, यानी कि अच्छे से आपको क्लियर करवाया है। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है कि मुझे इस प्रश्न में या इस टॉपिक में, या हमने जो आहार नाल या पाचन तंत्र पढ़ा, पोषण हमने पढ़ा, इस पोषण में ये समस्या है, इस समस्या का हल कीजिए, तो आपका जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। ओके, हाँ जी। तो आप
अब आपने कल क्या करना है, इन सभी का एक टेस्ट देना है। क्या देना है? एक टेस्ट देना है जो एमसीक्यू के ऊपर लेके आएंगे अपने। किस पर? एमसीक्यू के ऊपर लेके आएंगे, या वन लाइनर लाएं, या आप कमेंट करके बताना कि वन लाइनर लाएं या फिर एमसीक्यू लाएं। तो उसी आधार पर अपने क्वेश्चन लेके आएंगे इस पोर्शन टॉपिक के इस पूरे के अंदर जो जो बातें हमने अध्ययन किया, इन सब के बारे में हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे। इसमें प्रश्न जो है वो किस तरीके से बनते हैं, या एग्जाम में पहले किस तरीके से प्रश्न जो है इस टॉपिक से उठाए गए हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास जो है वो क्वेश्चनों पर रहने वाली है, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो या तो पीछे के एग्जाम में पूछे गए होंगे, या आने वाले एग्जाम के अंदर रीट और आरएस के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करके रख लेना, और जब एग्जाम हो आप एग्जाम टाइम मिला लेना। आपको प्रश्न हूबहू वही मिलेंगे जो सेम प्रश्न यहाँ करवाए जाएंगे, सेम के सेम आपको प्रश्न डिटो मिलेंगे। आप जो पीछे की क्लासें हुई है उन क्लासों को देखिए, और उन क्लासों से जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम को मिला के देखिए क्या वहां से क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मैं एक जल्दी ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं जो पीछे की क्लासों में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक से कहां से प्रश्न उठाया गया है, वो प्रश्न आपको दिखाऊंगा। पूरे प्रश्न जो है वो वहां से पूरे के पूरे प्रश्न जो साइंस के क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वहीं से लिए गए हैं। ओके, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो यहीं से आने वाला है। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। जो मैथ साइंस के 60 प्रश्न आने वाले हैं, मैथ साइंस के जो 60 प्रश्न आने वाले हैं, इन 60 प्रश्नों में आपके जो 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। कितने? 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही होने की मेरी गारंटी है। अगर आपको इस क्लास को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, जो नोट्स दिए जा रहे हैं ये नोट्स आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, इन नोट्स का अध्ययन करते हुए आप 50 प्लस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही करके आ सकते हैं। और ये जो 50 प्लस जो प्रश्न बोल रहा हूं ये प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इसी क्लास से लिए जाएंगे। आपको जो यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो क्लासें दी जाएगी उन्हीं क्लासों से लिए जाएंगे। तो आप अच्छे से अध्ययन करके 50 प्लस जो है आपका स्कोर जो है 60 में से वो तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर करें, ताकि जिनके तक कोई ऐसा टॉपिक जिन तक नहीं पहुंच रहा है और उनको जरूरत है तो वहां तक जरूर पहुंचाएं। आप देखो अपने हर चीज जो है, कोई नौटंकी है, कोई मनोरंजन के लिए अपने कोई वीडियो वगैरह देखते हैं उसको अपने शेयर कर देते हैं, है ना। जो अपने सिर्फ मनोरंजन के काम का है वो, और अपने लाइफ चेंज के लिए नहीं है। और ये वीडियो जो है वो अपने लाइफ चेंज के लिए है, यानी कि अपना भविष्य जो है वो इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि किसी बच्चे का जो भविष्य है उस भविष्य को सुधारा जा सके। और अगर आपके द्वारा ऐसा होता है तो वो देखो, अगर दुआ नहीं देगा तो बद्दुआ भी नहीं देगा, आपको दुआ नहीं देगा तो बद्दुआ भी नहीं देगा, और वो कहीं ना कहीं आपको जरूर याद करेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये दुआ भी देगा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये कहीं ना कहीं वो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं आपको जरूर दुआ देगा। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें, ताकि हम इससे अच्छा भी कंसेप्ट आपके लिए ला सकें। ताकि आप अगर शेयर करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उन प्रश्नों को लेके आए, और ज्यादा से ज्यादा उस सिलेबस को लेके आए जिनकी आपकी जरूरत हो। तो क्लास को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।